सभी साथियों को नमस्कार। आज इस चैप्टर में हम जो बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी का इसमें जो चैप्टर जो पॉइंट हम अध्यापित करेंगे, जनसंख्या भूगोल की परिभाषा, जनसंख्या के कौन कौन से मापक हैं, जनसंख्या का इतिहास क्या रहा है, इनके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक तरह से अपन यूँ कहें कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक तरह से सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन है, जहाँ से काफ़ी बातें डायरेक्ट परीक्षा में महत्वपूर्ण होती है। तो पहले बात तो अगर हम ये देखें कि जो जनसंख्या जो भूगोल है, ये किसकी ब्रांच, एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे अपन टॉप में बात करें कि ज्योग्राफी की दो ब्रांच है मुख्य रूप से, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। फिर मानव भूगोल को अपन सब डिवाइड करते हैं, तो जो जनसंख्या भूगोल है ये मानव भूगोल की एक शाखा है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या भूगोल क्या है, मानव भूगोल की एक शाखा है। तो इस जनसंख्या भूगोल के अध्ययन और विकास में जो सर्वाधिक जो काम किया है, एक अमेरिकन विद्वान थे जिसको हम कहते हैं ग्लेन थॉमस त्रिवार्ता। ग्लेन थॉमस त्रिवार्ता या जीटी त्रिवार्ता। आपने जनसंख्या पर पूरे वर्ल्ड लेवल पर कई पुस्तकों का लेखन किया है और आपने इसके अध्ययन और विकास में काफ़ी योगदान दिया है। इसलिए जीटी त्रिवार्ता को या ग्लेन थॉमस त्रिवार्ता को जनसंख्या भूगोल का जनक भी कहते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आता है। और इन्होंने 1969 में एक पुस्तक लिखी थी, 1969 में एक पुस्तक लिखी थी, ए पॉपुलेशन ऑफ ज्योग्राफी, ए पॉपुलेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो इस पुस्तक में जो इन्होंने काम किया था, वो काम मुख्य रूप से यही किया था कि जनसंख्या को इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बताने का पूरे वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने प्रयास किया है। तो यहाँ जो जीटी त्रिवार्ता है, उनका ज्योग्राफी में उल्लेखनीय योगदान है, त्रिवार्ता का भूगोल में अत्यधिक योगदान है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म में याद रखना है। परीक्षा में जैसे डायरेक्ट कभी कभी जीटी त्रिवार्ता ये शब्द लिखा होता है, और कभी कभी क्या होता है कि इसका पूरा नाम भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो जीटी त्रिवार्ता ने इसमें उल्लेखनीय योगदान दिया है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या जो भूगोल है, वो किसकी ब्रांच है, वो मानव भूगोल की, ह्यूमन ज्योग्राफी की ये एक शाखा है। मानव भूगोल इसकी एक शाखा है। तो देखिए यहाँ जो अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें, हम आज 2022 में बात कर रहे हैं, और 2022 के अगर आंकड़ों को हम देखते हैं तो जो इसकी जो पॉपुलेशन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNPA, अगर हम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार अगर हम ये तथ्यात्मक अगर हम आंकड़े देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अभी ये जो लगभग जो बढ़कर के जो हो गई है, मैं ये कहूँ कि हम एक ग्राफ के माध्यम से देखिए, अपन एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझें। आप इस ग्राफ को देखिए। हमेशा यूजीसी नेट, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर वर्ल्ड लेवल पर बात की जाएगी तो इस संस्था के अनुसार बात की जाएगी। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNP के अनुसार संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, वैसे इसका जो हेड ऑफिस है ये न्यूयॉर्क में है।
अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNPA, UNPFA बोलते हैं इसको, वैसे UNPFA बोलते हैं। इसके अनुसार यदि हम पॉपुलेशन की आज 2022 में बात करें तो दुनिया की आबादी 2022 के अंतर्गत अभी एंड चल रहा है, और जो हमारे पास जो आंकड़े थे वो नवंबर के थे, 8 अरब के लगभग हो गई है। कितनी हो गई है? 8 अरब हो गई है 2022 में, जो कि तथ्यात्मक रूप से देखिए हम 8 अरब की आबादी को इसको अचीव कर चुके हैं, आज अचीव कर चुके हैं 2022 में। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या जो कोष है वो ये बता रहा है मुख्य रूप से कि अभी देखिए इधर जनसंख्या वृद्धि दर है, एग्रीगेट है, ये वर्ल्ड के संदर्भ में है। अगर हम ग्रोथ रेट देखें अभी 2022 में, अगर ग्रोथ रेट देखिए कि हमारे पास आज 2022 ये कितनी हो चुकी है, ये 8 अरब हो चुकी है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बिलियन, 8 बिलियन, ये इतनी हो चुकी है। अब यदि हम इस ग्राफ के माध्यम से देखते हैं तो अभी औसत रूप से जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो वर्ल्ड की 1.5% है। कितनी है? 1.5% है, और टोटल जो आबादी है वो 8 अरब हो चुकी है। ये जो अनुमान जो किया गया था, ये दोस्तों ये जो फैक्ट है 2022 15 नवंबर, ये आंकड़े हैं, बिल्कुल ये तथ्यात्मक आंकड़े। 15 नवंबर 2022 को वर्ल्ड की पॉपुलेशन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार 8 अरब, या अपन बोलेंगे 8 बिलियन या 800 करोड़, क्या बोलेंगे? 800 करोड़ हो चुकी है। कैसे भी हो सकता है, बिलियन में हो सकता है, अरब में हो सकता है, या करोड़ में हो सकता है। आप इसको 800 करोड़ भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अब अगर इस केस को हम देखें और इस ग्राफ को देखें, थोड़ा सा अगर नीचे चल के देखें, आज का केस ये है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको बैक में लेके चलते हैं। जैसे सन 1950 की अगर हम बात करें तो देखिए सन 1950 में इसकी यहाँ इस डाटा की बात करें तो सन 1950 में जो पॉपुलेशन थी, अगर हम थोड़ा सा रफली देखें, इसमें और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपके। ये देखिए सन 1950 में ये लगभग ये कहें कि 3 अरब थी। लगभग कितनी थी? 3 अरब से भी आप कम कह सकते हो। ये यहाँ पर आंकड़े, ये यहाँ पर सन 1950 के लगभग अपन यूँ कह सकते हैं कि लगभग 2.5-3 अरब के लगभग थी, जो धीरे धीरे देखिए बढ़ रही है। अब बढ़ती बढ़ती की अगर हम बात करें, जैसे अपन 1987 की बात करें तो 1987 में ये बढ़ करके देखिए यहाँ ये 5 अरब हो गई है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी हो गई है? ये 5 अरब हो गई है। उसके साथ 2010, अगर हम ये देखिए 2010 की अगर हम बात करें तो 2010 में यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आइए, ये लगभग 7 अरब हो गई थी। ये 2010 के अनुसार कितनी हो गई? 7 अरब हो गई। और अभी ये देखिए 2022 में ये 8 अरब प्राप्त हो चुकी है। अगर हम आगे अनुमानित अगर बात करें तो देखिए 2037 में जो इन्होंने जो कैलकुलेशन की है, 2037 में ये दोस्तों 9 अरब, ये देखिए आप कितनी हो गई? 9 अरब 2037 में। अब देखिए ये आंकड़े ये आ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार 2037 में विश्व की आबादी कितनी हो जाएगी, या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने 2037 में कितनी आबादी अनुमानित की है, या यह भी हो सकता है कि 9 अरब वर्ल्ड की पॉपुलेशन कब होगी। 9 अरब
वर्ल्ड की पॉपुलेशन कब होगी, वो 2037 में। और नेक्स्ट इन्होंने देखिए मात्र 11 वर्षों का अंतराल है, 2058 में ये अनुमानित कर रहा है 10 अरब। कितने? 10 अरब। तो आप इस ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा जो अनुमानित है वो भी देखेंगे, क्योंकि अभी यूजीसी नेट और कॉलेज लेक्चर, आईएएस जैसी या पीजीटी, टीजीटी ऐसी परीक्षाओं में वर्ल्ड लेवल पर अगर बात की जाती है तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार ही बात की जाती है। तो आप यहाँ 3 आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि अभी 15 जुलाई 2022 को वर्ल्ड की आबादी कितनी हो गई, और 2037 में अनुमानित कितनी, 9 अरब, और 2058 में कितनी अनुमानित हो जाएगी, 10 अरब। यानी 10 अरब या 10 बिलियन एक ही बात है। 10 बिलियन अंग्रेजी शब्द है ये, 10 बिलियन बहुत होती है 2058 में। तो देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन इसमें अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, देखिए ये ग्राफ हमें ग्रोथ रेट को इंडिकेट करता है, जो कि अगर हम 1950 में देखें तो इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 1.5 से ऊपर थी, और देखिए धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ रही है। 1960 में अगर देखें तो ये 2% ग्रोथ रेट थी, लेकिन 1960 और 1970 के बीच में ये वापस कम हुई है। ये 1.5% तक के आंकड़े को इसने टच किया है 1960 और 1970 के बीच में। लेकिन अगर हम ये देखें तो 65 के बाद में देखें या अपन 67 या 68 की बात करें तो देखिए फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पर बढ़ी है, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है। ये देखिए ये लगभग जो आंकड़े हैं ये 68 के लगभग की बात है। फिर 70 के बाद में फिर धीरे धीरे कम होती जा रही है, फिर ये कम हो गई। अपन यूँ कहें कि एक तरह से अगर हम 2000 की बात करें तो 2000 में ये 1.5 से भी नीचे आ गई है, 1.5 से भी नीचे आ गई है। और अगर अभी हम 2010 की बात करें तो 2010 में ये 1% से भी डाउन आ गई है, ये 1% से भी डाउन आ गई है। तो धीरे धीरे अगर हम आगे अब 2022 की बात करें तो और कम हो रही है क्या, ये ग्रोथ रेट। तो अगर हम ये तथ्यात्मक रूप से ग्राफ को देखते हैं तो ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जो वृद्धि दर है वो अब आनुपातिक रूप से क्या हो रही है, धीरे धीरे कम भी हो रही है। लेकिन यदि हम देखें तो अगर इसके क्षेत्रफल के अनुपात में और जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण करना, इसका जीवन निर्वाह करना बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी के पास तो लिमिटेड एरिया है और इस सीमित एरिया के अंतर्गत सीमित संसाधन हैं, और इन सीमित संसाधनों के द्वारा इस बढ़ती हुई जनसंख्या को हमें खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। खाद्यान्न नहीं, उसकी मूलभूत सभी सुविधाओं की आपूर्ति करना है। तो वर्ल्ड के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है, चाहे वो विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश हो, दोनों देशों के दोनों कैटेगरी में जो देश हैं उन सब के सामने बहुत बड़ी एक समस्या आ रही है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, देखिए मुख्य रूप से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सब ब्रांच मैंने जो बात की है, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और यहाँ ये पूरा जो अध्ययन किया है वो ग्लेन थॉमस ट्रिवार्ता ने, जीटी ट्रिवार्ता ने किया है। और जो जीटी ट्रिवार्ता महोदय थे वो अमेरिकन ज्योग्राफर थे। वो कौन थे? वो अमेरिकन ज्योग्राफर थे। और अमेरिकन ज्योग्राफर होने के नाते इन्होंने पूरे वर्ल्ड में स्टडी की है, पूरी जनसंख्या की बात की है। अब जहां जनसंख्या की बात आती है उसका मतलब यह है कि जन्म की स्थिति क्या चल रही है, मृत्यु की स्थिति क्या चल रही है, और संबंधित स्थान से लोग कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, कहाँ प्रवास कर रहे हैं, और इनका जनसंख्या संरचना क्या है, जीवन प्रत्याशा दर क्या है, आयु संरचना क्या है, लिंगानुपात, मेल और फीमेल का अनुपात वर्ल्ड लेवल पर क्या है, वर्ल्ड लेवल पर इसका वितरण कहाँ, क्या, क्यों, कैसे है, किस किस एरिया में इस पृथ्वी लेवल पर इक्यूमेनी और नॉन इक्यूमेनी, वास्य और अवास्य क्षेत्र कहाँ स्थित है। इन सब बातों का अध्ययन जीटी ट्रिवार्ता जो अमेरिकन ज्योग्राफर थे उन्होंने इस संदर्भ में बात की। और इन्होंने अपने पुस्तक के अंतर्गत
1969 में जो इनकी पुस्तक है, देखिए इस पुस्तक के अंतर्गत पूरा इन्होंने डिस्कशन दिया है। बहुत फेमस पुस्तक है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पुस्तक का नाम भी पूछा गया है। इस पुस्तक का नाम भी पूछा गया है कि जो ये पुस्तक थी ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ड पैटर्न, ये पुस्तक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप इसको अंडरलाइन कर लें, हालांकि मैंने नोट्स में इसको दिया है, इसको आप देख लीजिए। ये पुस्तक कई बार दी जाती है। वर्ष 1969 में जनसंख्या भूगोल पर अपनी पहली पुस्तक ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ड पैटर्न, ये क्या है? वर्ड पैटर्न। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करें तो ये किस किस विषय से संबंधित हो सकती है? इसमें मुख्य रूप से देखिए, इसका रिलेशन सोशोलॉजी से भी हो सकता है, इसका रिलेशन इकोनॉमिक्स से भी हो सकता है, और इसका रिलेशन स्टैटिक्स से भी हो सकता है। जनसंख्या भूगोल का जो संबंध है स्टैटिक्स से हो सकता है, सांख्यिकी की हो सकता है, सोशोलॉजी से भी है, समाजशास्त्र से भी है। हम समाजशास्त्र के अंतर्गत भी पॉपुलेशन की बात करते हैं, और इसके अलावा हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करते हैं। यहाँ लिखा है जनसंख्या भूगोल का अन्य विषयों से संबंध, जिसमें मुख्य रूप से देखिए स्टैटिक्स के अंतर्गत हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जनसंख्या का संबंध मुख्यतः जन्म मृत्यु देश के सांख्यिकी विश्लेषण से है। ठीक है। दूसरा है, इसमें लिखा है जनसंख्या भूगोल समाजशास्त्र दोनों जनसंख्या के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में जनसंख्या का आधार, उसके आर्थिक प्रभाव तथा सीमित इतिहास में मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक लक्ष्यों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो एक तरह से ये मुख्य रूप से सोशोलॉजी, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व्यवसाय की बात करते हैं, और जहाँ व्यवसाय की बात आते हैं वहाँ मानव की बात आती है। मानव की जब बात आती है तो पॉपुलेशन की बात आती है। तो यहाँ पॉपुलेशन ज्योग्राफी टू रिलेटेड स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी, समाजशास्त्र, तीनों से अपने आप में ये संबंध रखता है। थ्योरेटिकल पार्ट है यहाँ थोड़ा सा। नेक्स्ट इसमें जनसंख्या के क्या क्या मापक हैं, इसके इसी बिंदु में अपन बात करेंगे। जनसंख्या के कौन कौन से जो मापक हैं, यहां हम देखिए जनसंख्या के जो मापक हैं, इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो जनसंख्या के आंकड़ों के सोर्स, जनगणना और सैंपल सर्वे, प्रतिदश सर्वेक्षण, जन्म मृत्यु स्टैटिक्स के माध्यम से मापा जाता है। और इसका विवरण इस प्रकार है कि हम किसी स्थान विशेष की किसी समय के संदर्भ में जब भी हम पॉपुलेशन का मापन करते हैं तो उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारे जो आंकड़े हैं वो प्राथमिक आंकड़े हैं या वो द्वितीयक आंकड़े हैं, और वहाँ पॉपुलेशन क्या है, और हमने जो आंकड़ों का जो विश्लेषण किया है वो किस सर्वेक्षण के माध्यम से किया है, और वहाँ जन्म मरण का जो स्टैटिक्स सांख्यिकी वो क्या है, इसके माध्यम से उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ डाटाज की बात करें, आंकड़ों के सोर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए आंकड़ों के सोर्स के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इनके लक्षणों के आंकड़ों के लिए विभिन्न स्तर के आंकड़ों की आवश्यकता होती है, और यह कारण है कि भूगोलवेत्ता आंकड़ों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय स्रोतों की सहायता लेते हैं। और आंकड़ों के स्रोत को मुख्य रूप से दो स्रोतों में विभक्त किया जाता है। दो स्रोतों में विभक्त किया जाता है, जिसमें संभावित की बात कर लें, या प्राथमिक या द्वितीयक की बात कर लें। प्राथमिक या द्वितीयक की बात कर लें
तो इसमें जो आंकड़े हैं वो उसको मुख्य रूप से इस प्रतिदर्श के अंतर्गत अपन अलग अलग भागों में डिवाइड करके और फिर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए आंकड़ों के सोर्स प्राथमिक और द्वितीयक, इतना याद रख लें। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े दो भागों में हमने डिवाइड किया है। जो प्राथमिक है, प्राथमिक का मतलब हम डायरेक्ट जब व्यक्ति के संपर्क में रह के सर्वेक्षण कर रहे हैं, जैसे प्रश्नावली है, प्रश्नावली अपने आप में या अपनी यूँ कहें जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। लेकिन जब हम किसी समाचार पत्र पत्रिकाओं में इनको प्रकाशित करते हैं तो वो आंकड़े कौन से हो गए, वो द्वितीयक। तो दो प्रकार के आंकड़े हैं यहाँ, प्राथमिक और द्वितीयक। दो प्रकार के यहाँ पर आंकड़े होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। यहाँ इतना ही ध्यान रखें, प्राथमिक आंकड़ों का मतलब है कि हम सबसे पहले प्राप्त करते हैं, और द्वितीयक आंकड़ों का मतलब है कि प्राथमिक आंकड़ों का अपन मॉडिफिकेशन करते हैं, उनकी हम प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे हम जब जनगणना करते हैं, देखिए इसमें देखिए, जब भी हम जनगणना करते हैं, सर्वे करते हैं, आवास प्रतिवेदन वगैरह ये देखते हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से जाके जो आंकड़े लेते हैं उनको अपन प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। लेकिन जब हम इनका प्रकाशन कर देते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं में इसका प्रकाशन करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। तो जो वैज्ञानिक है वो प्रकाशित आंकड़ों के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करके हमारी जनसंख्या का निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से अपन यूँ कहें कि जितने भी जो प्रोजेक्ट हैं वो द्वितीयक आंकड़ों के ऊपर आश्रित होते हैं। तो यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का मतलब केवल इतना ही है, प्राथमिक जो प्रथम बार अपन ले रहे हैं, द्वितीयक का मतलब फिर अपन उनका पब्लिकेशन कर रहे हैं या उनकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, या हम उन आंकड़ों की किसी से तुलना करें, वो कौन से आंकड़े हो गए, वो द्वितीयक आंकड़े हो गए। तो यहाँ कोई ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें नेक्स्ट देखिए, अब जो है कि जो आंकड़े हमने जो प्राप्त किए हैं, उन आंकड़ों की क्या इम्पोर्टेंस है या उनमें कितनी क्या त्रुटि रह गई है, इनमें कितनी क्या त्रुटि रह गई है, इसके संदर्भ में दोस्तों अपन यहाँ पर मुख्य रूप से देखेंगे। तो यदि हम त्रुटि की बात करें तो इसमें देखिए, आधुनिक युग में सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए भूगोलवेत्ताओं के संदर्भ में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को तथ्यपूर्वक एकत्रित करना महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है, और उनका मानना है कि उसमें विश्वसनीयता की कमी और त्रुटि की संभावना रहती है, बिल्कुल रहती है। जैसे प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के दरमियान हो सकता है किसी परिवार का सर्वे नहीं हुआ हो, या कोई भी जो भी गणक वहाँ पर गया हो तो उसने प्रॉपर रूप से उस परिवार का संख्या मालूम नहीं की हो, या उनको ये पता नहीं कि कौन से व्यवसाय में या इनकी क्या स्थिति है, तो उनमें लगभग थोड़ी सी त्रुटि भी रहेगी और विश्वसनीयता की कमी रहेगी। बिल्कुल एग्जिट आंकड़े आना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ आंकड़ों की विश्वसनीयता और त्रुटि की पूरी संभावना रहती है जब भी जनगणना वर्ल्ड लेवल पर इस तरह से अगर की जाती है। तो देखिए यहाँ जो बात की है कि जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र विशाल है, और वही जनसंख्या के आंकड़ों में जनसंख्या के अनेक लक्षणों के आंकड़ों की आवश्यकता होती है, और ये एक निश्चित समय के पूर्ण होना अनिवार्य है, इसलिए संभव होना कठिन है। आंकड़ों का एकत्रण माइक्रो लेवल या व्यापक लेवल पर होना आवश्यक है, किंतु ये कार्य संभव नहीं होता क्योंकि जनसंख्या एक अति परिवर्तनशील घटक है। समस्या यह है कि ये परिवर्तन है, समय के साथ परिवर्तनशील है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती भी जा रही है। तो हम बिल्कुल इस तथ्य पर नहीं पूछ सकते, इनका संकलन करना चाहे माइक्रो लेवल हो, चाहे मैक्रो लेवल हो, सूक्ष्म लेवल हो, चाहे बृहद लेवल हो, बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें देखिए ये लिखा है कि भूगोलवेत्ताओं का ये मानना है कि वर्तमान समय में वर्ल्ड के बड़े नियमित जनगणना कराते हैं, जो बड़े देश हैं, विश्व के जो बड़े देश हैं, मुख्य रूप नियमित जनगणना कराते हैं जिनके आंकड़ों की गुणवत्ता एक समान नहीं होती है। जैसे अपन बात करें अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, चीन और भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जनसंख्या की दृष्टि से बड़े बड़े देश हैं। अगर उनमें हम पॉपुलेशन की बात करें तो वास्तव में उनमें समान रूप से गुणवत्ता नहीं रहेगी,
एग्जिट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा कि पॉपुलेशन काउंट करने में ही लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। भारत जैसे विशाल देश या चीन जैसे देश में तो एग्जिट तो नहीं होगा, लेकिन इतना ही नहीं, बहुत से देश तो नियमित जनगणना भी नहीं करा पाते। हालांकि भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जाती है। इस प्रकार इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, भारत में तो हर 10 वर्ष के इंटरवल में, या अन्य कई देश अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह हर 10 वर्ष के इंटरवल पर होती है। और कई देश ऐसे हैं कि जो 5 साल में भी कर रहे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो 20-20 साल में भी जनगणना नहीं कर पाते हैं। तो ये एक उनकी जो आंकड़े उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। इनके बावजूद जनगणना आंकड़ों का मुख्य स्रोत माना जाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित आंकड़े वैज्ञानिकों की दृष्टि से तुलनात्मक से महत्वपूर्ण माने हैं, और वही भारत की जनगणना में आंकड़े की दृष्टि से विश्वसनीय मानी गई है। हाँ, इसमें यह ध्यान रखना है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम देखें तो जो अभी हम बात कर रहे थे UNPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसको अपन कहते हैं UNPA, ये लिखा ना संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये जो प्रकाशित करता है, यह आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वर्ल्ड लेवल पर मान्य होते हैं। यही आंकड़े पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पर मान्य होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें, एक ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं, जनगणना का इतिहास अगर हम देखते हैं तो दोस्तों देखिए वो इस प्रकार है। थोड़े कभी कभी यहाँ जो प्रश्न हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव दृष्टि से, थोड़ा सा ही ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं है। जनसंख्या का अगर इतिहास की अगर हम बात करें तो एक तो ये रखना है, इसमें सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जो जनसंख्या करवाई थी वो 1749 में अमेरिका ने करवाई थी। किसने करवाई थी? अमेरिका ने। दशकीय जनसंख्या हर 10 वर्ष के अंतराल में 1749 अमेरिका ने। एक आंकड़ा तो आपको ये ध्यान रखना है, और एक आंकड़ा कि भारत ने सर्वप्रथम, भारत में जो जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मियो के शासनकाल में। फिर उसके बाद में देखिए जो 1881 से नियमित रूप से 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती आई है। सबसे पहले जो भारत में लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई 1872 में, और उसके बाद में 1881 से नियमित रूप से 10 वर्ष के अंतराल पर यह जनगणना होती आई है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जो 81 में जो हुई थी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, और 1872 में हुई थी वो लॉर्ड मियो के शासनकाल में। ये फैक्चुअल है, थोड़ा सा आपको इसमें भारत के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा इन आंकड़ों को याद रखना है कि भारत में कब? लॉर्ड मियो के शासनकाल में, सबसे पहले 1972 में, और हर 10 वर्ष 1881। हाँ, एक आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जैसे 2011 की अगर बात करें, 2000 अभी जो हमारे भारत में आंकड़े 2011 के हैं, 2021 में होनी चाहिए थी जनगणना, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2021 की जनगणना निरस्त कर दी गई थी। 2021 में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। हम जनसंख्या के जो आंकड़े कर रहे हैं भारत के रिगार्डिंग, वो 2011 के ही आंकड़े चल रहे हैं। अभी कोविड-19 की वजह से 2021 में भारत में जनगणना नहीं हुई है। लेकिन लगातार अगर हम 1881 से बात करें तो लगातार भारत में जनगणना हुई है। इसमें जो तथ्यात्मक रूप से जो रिपोर्ट है, देखिए वही अपन बात कर रहे थे। तथ्य यह है कि 1872 में जनगणना लॉर्ड मियो ने प्रारंभ की, बिल्कुल की। 81 में 10 वर्षीय जनगणना लॉर्ड रिपन ने करवाया, और 1911 से 1921 का जो समय था वो महान विभाजक वर्ष ऐसा कि भारतीय इतिहास में पहली बार जनसंख्या ऋणात्मक हुई। अन्यथा भारतीय इतिहास में अब तक जनसंख्या ऋणात्मक नहीं हुई, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष भारतीय जनगणना के इतिहास में कहते हैं। सन 1921 से सन 1911 से सन 1921, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ल्ड पॉपुलेशन के रिगार्डिंग पूछा जाता है कि महान विभाजक वर्ष भारत में कब होगा? 1911 से 1921 में। इसमें जनसंख्या कम हुई है। कम होने का कारण एक तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था।
सन 1914 से लेके 1920 तक 1919 तक जो युद्ध चला, प्रथम विश्व युद्ध रहा, दूसरी एपिडेमिक, कई महामारियां, प्लेग जैसी बीमारियां और एक भूखमरी, यानी भूखमरी से और युद्ध में कई लोग यहां मारे गए, बीमारियों से मारे गए। इस वजह से भारतीय जनगणना में अगर देखते हैं तो नेगेटिव रही है। सन 1911-1921 में भारत में जनसंख्या माइनस में रही है। तो इसमें लिखा है कि 1921 में जनसंख्या क्या हुई है, घटी थी। अगर हम 21 के देखते हैं तो जनसंख्या में कमी आई थी, नेगेटिव। बाकी अगर हम तथ्यात्मक रूप से विभिन्न वर्षों में देखते हैं, 51 में 36 करोड़ हुई, 91 में 84 करोड़, 2001 में 102 करोड़ और 2011 में ये बढ़कर के 121 करोड़। अभी हमारे पास ये जो आंकड़े 2011 के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो ये 121 करोड़ हैं 2011 के अनुसार। हालांकि आज हम 2022 में बैठे हैं और 2022 में जो अनुमानित की जा रही है वो 135 करोड़ प्लस हो चुकी है। 2022 में जो अनुमानित कर रहे हैं वो 135 करोड़ प्लस हो चुकी है। हालांकि हुई अभी भारत ने जनगणना नहीं करवाई है, लेकिन हम जो अनुमानित कर रहे हैं इस प्रकार से इससे संबंधित सिद्धांत जो अपन आगे अभी बात करेंगे, डब्ल्यू थॉमसन कि भारत इस समय किस चरण में, भारत अभी अगर हम चरणों की बात करें तो ये तीसरी स्टेज में चल रहा है। भारत कौन सी स्टेज में चल रहा है, अभी तीसरी स्टेज में चल रहा है, जिसमें जन्म दर भी कम हो गई है और मृत्यु दर भी कम हो गई है। ये इतना सा, हालांकि इसमें अलग से बात करेंगे अपन, लेकिन एक तथ्यात्मक रूप से अपन यूँ कह सकते हैं कि जो डब्ल्यू थॉमसन ने जो चरण दिए थे, अभी भारत में जन्म दर भी कम हुई है और मृत्यु दर भी कम हुई है। जन्म दर मृत्यु दर कम होने का जो रीजन यहाँ बताया गया है कि मेडिकल सुविधाओं का प्रचार प्रसार, स्वच्छता का प्रचार प्रसार, इस वजह से चिकित्सा सुविधाओं का प्रचार प्रसार, और यूँ कहें कि जो लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर हो गया है, लोगों की इनकम भी अधिक हो गई है, तो उससे हमारे निश्चित रूप से मृत्यु दर पर नियंत्रण हुआ है। इसके अलावा जन्म दर पर भी परिवार नियोजन जैसे कार्य चल रहे हैं और लोगों में थोड़ी समझ भी आ रही है, इस वजह से जन्म दर भी कम हुई है। तो जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है। तो आज भारत अगर हम डब्ल्यू थॉमसन के अनुसार बात करें तो ये थर्ड स्टेज में चल रहा है। ये हालांकि जननांग के संक्रमण सिद्धांत हम अलग से आगे बात करेंगे, यहाँ तो केवल ये इतना सा हमारे को यहाँ पर देखना था। नेक्स्ट देखिए, इसमें सैंपल सर्वे, सैंपल सर्वे यानी अभी जो ये सर्वे वगैरह जो जनसंख्या के जो सर्वे वो किस प्रकार कैसे करते हैं, प्रतिदर्श सैंपल सर्वे जनगणना के विपरीत प्रतिदर्श सर्वेक्षण गांव नगर में जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक लक्षणों से संबंधित ये संग्रह होता है। इसमें देखिए सिंपल इतना सा ही समझना है कि सैंपल सर्वे के अंतर्गत कि जननांग के लक्षण क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, प्रवास, शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं कहाँ क्या कैसे है, इसके संदर्भ में अपन यह बात कर रहे हैं। एक ये याद रखेंगे कि भारत में वर्ष 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1950 में की गई है। ये आपको याद रखना है, कभी कभी ये पूछा जाता है। तो यहाँ जो सैंपल करते हैं, जो प्रतिदर्श करते हैं, प्रतिदर्श के यहाँ दो प्रकार हैं, एक है संभावित प्रतिदर्श, एक है संभावित प्रतिदर्श और एक असंभावित प्रतिदर्श। संभावित प्रतिदर्श का मतलब है कि जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में शामिल किए जाने की संभावना होती है, उसे संभावित प्रतिदर्श। संभावित प्रतिदर्श के मुख्यतः तीन यहाँ पर प्रकार हैं, एक है साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श और एक है स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श और नेक्स्ट है साधारण
एकीकृत और एक है समूह प्रतिदर्श, एक है तीसरा अभी आगे है वो समूह प्रतिदर्श। ये देखिए जनसंख्या को ज्ञात करने की मेथड है, जिसमें हम अलग अलग अगर बात करें, जैसे साधारण में बात करें तो इसमें इकाइयों का चयन, कुछ इकाइयों का जो चयन किया जाता है कुछ यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा किया जाता है, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। और स्त्रीगत में क्या होता है कि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से हो, और इस उद्देश्य पूर्ति तो जनसंख्या को क्रमबद्ध स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है, और इसमें सर्वाधिक जो उपयुक्त प्रतिदर्श होता है उसको यहाँ पर मान लिया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखिए, जो नेक्स्ट अपन समूह की बात कर रहे थे, अभी जो मैं बात कर रहा था समूह प्रतिदर्श, पूरा का पूरा इसमें क्या किया जाता है कि समूही क्लस्टर बनाया जाता है। समूह प्रतिदर्श सर्वेक्षण की इस विधि में क्लस्टर का ढांचा बनाया जाता है, और ढांचे में यादृच्छिक प्रतिदर्श चुना जाता है, जो एक कोई भी, यदि इकाइयां आवश्यकता से अधिक हो तो इकाइयों का चयन रैंडम विधि के द्वारा, मान लो 200 परिवार है तो उसमें से मान लीजिए 20 परिवार को ले लिया, रैंडम ले लिया एक तरह से। फिर असंभावित प्रतिदर्श, जिस प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में शामिल नहीं किए जाने की संभावना नहीं होती है, और उसे असंभावित प्रतिदर्श कहते हैं। इसे कम समय कम खपत के द्वारा तैयार कर लिया जाता है। तो यहाँ हम सैंपल सर्वे की जो है, यहाँ से एक ही इंपॉर्टेंट बनता है कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन की स्थापना कब की गई, 1950 में की गई। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, इसमें एक सामान्य परिचय के अंतर्गत कि नियमित 10 वर्षों के अंतराल पर सर्वप्रथम जनसंख्या किसने करवाई थी, अमेरिका ने करवाई थी, 1979 में करवाई थी। और अगर हम 1779 में करवाई थी। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले भारत में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1881 में हुई, और रिपन में 1881 में जो 1881 में जो जनगणना हुई वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, यानी भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा प्रारंभ हुआ, और 1881 से 10 वर्षों के इंटरवल पर लॉर्ड रिपन ने करवाई। और वर्ल्ड लेवल पर आप याद रखेंगे अमेरिका ने करवाई। अमेरिका ने जो करवाई थी वो 1749 में, कब करवाई थी, 1749 में करवाई थी। ये थोड़े से तथ्य हैं। एक जनसंख्या भूगोल के जनक जीटी ट्रिवार्ता को कहते हैं। किसको कहते हैं, जीटी ट्रिवार्ता को कहते हैं। और कोई यहाँ पर कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं है। और एक जो जनसंख्या की जो बात की जाती है वो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा 15 जुलाई 2022 को विश्व की आबादी 8 अरब या 8 बिलियन पहुंच गई थी। और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमानित की है 2037 में ये बढ़कर के 9 अरब हो जाएगी। और ये बढ़ते बढ़ते आने वाले जो टाइम की अगर बात करें तो देखिए इसका 2058 में 10 अरब या 10 बिलियन पहुंचने का अनुमान है। तो ये थोड़ा तथ्य आप ध्यान रखेंगे। और 1959 में 1959, थोड़ा बैक में अगर बात करें, 1959 में ये 3 अरब थी, जो 1999 में 6 अरब हो गई, यानी 40 वर्षों में ये दुगनी हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ये कह रहा है कि 1959 में ये 3 अरब थी, जो 1999 में ये कितनी हो गई, ये 6 अरब हो गई, यानी 40 वर्षों में ये डबल हो गई। और वर्तमान में 2022 प्रतिवर्ष लगभग 1% से भी कम जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, यानी 0.84% की दर से ये बढ़ रहा है, जो प्रतिवर्ष कुल 67 मिलियन लोगों को इसमें ऐड हो रहा है। ये कुछ तथ्य हैं। इन तथ्यों को थोड़ा सा आप भी याद रखेंगे, तथ्यों को आपको याद रखने होंगे। तो देखिए अपन यूँ कह सकते हैं कि विकास दर वर्तमान में, यानी जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान में घट रही है। आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से इसमें गिरावट आने का अनुमान है। 2048 तक जो ग्रोथ रेट है वो 0.50 या 50% से नीचे पहुंचकर हो सकता है कि 2086 में ये लगभग स्टेबल 0 हो जाए।
और 2021वीं सदी के लास्ट 2100 में लास्ट में आते आते माइनस में जाने की संभावना है। ये माइनस में जाने की भी संभावना है, यानी 0.11 की गिरावट आ सकती है 2100 में, क्योंकि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2048 में जो जनसंख्या वृद्धि दर की बात की है 0.50 की है। 2086 तक ये 0 हो जाएगी और 2100 तक जाकर के ये माइनस में हो जाएगी। ये मैक्सिमम लिमिट होगी। तो इसमें देखिए एग्रीगेट रूप से अपन बात करें, औद्योगिक क्रांति के साथ जनसंख्या वृद्धि में जबरदस्त परिवर्तन हुआ। औद्योगिकरण के साथ में अपन यूँ कहें कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से भी जनसंख्या में अत्यधिक बढ़ाव आया है। विश्व की आबादी को 1 अरब पहुंचने में 1800 वर्ष तक का समय लगा है। अगर अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो 1800 वर्ष में 1 अरब हुई, लेकिन दूसरे अरब केवल 130 वर्षों में हो गई, जो कि 1930 में पहुंच गई थी, और 1960 में यानी 30 वर्षों में ये 3 अरब हो गई थी, अभी बात की थी, और 15 वर्षों में ये 4 अरब 1974 में। खैर ये तथ्य हैं, आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको तो जो फैक्चुअल जो बात है ज़्यादा इतना नहीं जाना है। एक इतनी सी बात याद रखनी है कि वर्तमान में वर्ल्ड लेवल पर जनसंख्या वृद्धि दर अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो 8 अरब हो गई, और 2037 में ये जनसंख्या बढ़ के 9 अरब हो जाएगी, और 2058 में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 2058 में 10 अरब होने का अनुमान है। तो एक तरह से ये फैक्चुअल है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, UNPF के अनुसार। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान करके रखने हैं। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे जनसंख्या वितरण वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे। आज चैप्टर में इतनी बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।